हमारे इस मीडिया टीम में सर। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे सर। मेरा नाम डॉक्टर करुणेश रंजन हुआ। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मेरी स्पेशलिटी है बोन कैंसर ऑपरेट करना और लिगामेंट सर्जरीज करना। बाकी मैं ट्रॉमा सर्जन और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन भी हूँ। सर कितने सालों से चल रहा है सर ये? ये अस्पताल तो हमने नया खोला है। इसे हमने जुलाई 2025 में इनॉग्रेट किया था। और अगर मेरी बात करें तो मैं इसके पहले पीजीआई रोहतक में था। वहाँ से मैंने एमएस किया 2017 में। फिर मैं वहीं रजिस्ट्रार था। फिर अचानक से प्लान बना चलो वापस घर की तरफ आते हैं। फिर मैं वापस पटना आया। क्या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे सर इतने सालों के दौरान में? इतने सालों के दौरान मैं ये चीज जरूर शेयर करना चाहूंगा कि आज भी पटना में तो फिर भी लोग काफी जागरूक हैं हड्डी रोग की समस्याओं के कारण। लेकिन अगर बाहर की देख लें, पेरिफेरीज देख लें, जैसे आसपास के एरियाज भी देख लें जहाँ गांव वगैरह है, तो वहाँ आज भी स्पेशलिस्ट की रीच नहीं है। वहाँ लोग आज भी जो हम लोग सो कॉल्ड झोला छाप डॉक्टर्स पे रिलाई करते हैं। अब उसमें है कि हम ये नहीं कहेंगे कि उनका काम पूरी तरीके से बेकार है, लेकिन ये है कि कई बार चीजें होती हैं कि अगर कोऑर्डिनेटेड हो, अगर जहां हमारी रीच है ही नहीं तो चीजें सही चीज पहुंचनी चाहिए और मरीज को कब हमारे तक पहुंचाना है ये लोगों को पता होना चाहिए। अब या तो जो सो कॉल्ड झोला छाप डॉक्टर है वो ये जागरूकता फैलाएं, और अगर नहीं तो इतना होना चाहिए कि मरीज या मरीज के अटेंडेंट या फिर जो आम जनता ही है वो भी इतनी जागरूक हो कि कब एक हड्डी के डॉक्टर से मिलना चाहिए उन्हें पता होना चाहिए। सर हमारे न्यूज के माध्यम से तमाम लोग यह जानना चाहते हैं कि ऑर्थोपेडिक सर्जन होता क्या चीज है, इनकी मुख्य जिम्मेदारियां क्या है, किस तरह से, क्या कुछ बताएंगे सर? बेसिकली ऑर्थोपेडिक सर्जन एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है। जैसे एलोपैथिक साइंसेज में देखिए तो सबसे पहली डिग्री होती है एमबीबीएस की। तो एमबीबीएस की कोर्स करने के बाद फिर 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ती है। 1 साल की इंटर्नशिप के बाद एक पीजी एंट्रेंस का एग्जाम देना पड़ता है, जिसमें कि पास करने के बाद आपको एमडी या एमएस लेना होता है। अब उसमें ऑर्थोपेडिक्स भी एक एमएस की स्पेशलिटी है जो मास्टर ऑफ सर्जरी होता है। उसमें आप 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करते हैं। फिर पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद आपको 3 साल रजिस्ट्रारशिप या फिर सीनियर रेजिडेंसी करना पड़ता है, तब जाके आप कंसल्टेंट बनते हैं। फिर कंसल्टेंट में आप जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाता है वैसे वैसे आप चीजें एक्वायर कर जाते हैं, अपने नॉलेज अपनी एक्सपीरियंस को। सर आजकल सबसे ज्यादा अगर समस्या देखा जाए तो हड्डी या जोड़ में ऐसा समस्या लोगों को देखने को मिल रहा है, तो क्या कुछ है सर इसमें, क्या कुछ बताएंगे? देखिए हड्डी ऐसी चीज है जो कि कई बार इग्नोर हो जाती है और मरीज हमारे तक तब पहुंचता है जब चीजें हाथ के बाहर जा चुकी होती हैं, या फिर डॉक्टर सीधे बोलते हैं कि भाई आपका तो अब ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो चीजों को सही समय पे रोका जा सकता है अगर आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन सिर्फ एक सर्जन नहीं है, वो एक फिजिशियन भी है। वो दवाइयों से भी लोगों को ट्रीट करता है। अगर किसी का जोड़ घिस रहा है तो हम एक पूरी तरीके से घिसने के पहले भी हम मरीज को रोक सकते हैं उस बीमारी को बढ़ने से। जैसे ये अगर आप इस मॉडल में देखेंगे तो ये स्टेजेस हो गए हड्डी के घिसने के, जोड़ के घिसने के। अब है क्या कि जो नॉर्मल घुटना होता है वो ऐसा होता है, उसमें चिकनाई की परत रहती है, कार्टिलेज रहता है। अब ये धीरे धीरे करके ये स्टेज 2 में आता है तो थोड़ा बहुत ये घिसने लगा है। हमारे पास मरीज अगर इस स्टेज में आ जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ दवाइयां, एक्सरसाइजेज, फिजियोथेरेपी वगैरह करा के। लेकिन कई बार क्या होता है कि मरीज हमारा इस स्टेज में आता है जब पूरा घुटना खराब हो गया होता है। इस स्टेज में हमारे पास अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है रीजेनरेटिव साइंसेज की, भाई जबकि घुटना अगर बूढ़ा हो जाए, जॉइंट पूरा खराब हो जाए, तो हम उसे दवाइयों से नहीं ठीक कर सकते हैं। रिसर्च चल रहा है स्टेम सेल पे, बट अभी उतना कारगर अभी है नहीं। अब सर ऐसे में जानना चाह रहे हैं कि गठिया क्या है सर और इसके शुरुआती लक्षण क्या है सर? गठिया एक बहुत ही वेग टर्म है। गठिया बहुत से कारणों से हो सकता है। अगर आप मेरे से पूछिएगा तो गठिया के कम से कम मैं 1000 टाइप्स गिना सकता हूँ। लेकिन आम जनता के लिए यह है कि भाई किसी भी जोड़ में अगर सूजन और दर्द चालू हो गया तो वो गठिया है।
मोस्ट कॉमन जो दो गठिया हम लोग इंडियन पॉपुलेशन में पाते हैं वो है, एक तो यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से गाउटी आर्थराइटिस, जिसमें कि सबसे पहले पैर के जॉइंट्स इन्फ्लेम होते हैं, सूजन आ जाती है, फिर बाकी उंगलियों में भी सूजन आ जाती है, घुटने में भी सूजन आ जाती है। दूसरा सबसे कॉमन है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है क्योंकि इससे जोड़ पूरी तरीके से खराब हो सकते हैं, और वो ये दोनों बीमारियां जो हैं वो टोटली मेडिकली प्रिवेंटेबल है। दवाइयों से इनका पूरा का पूरा उपचार हो सकता है। हाँ, ठीक नहीं हो सकती है, इनक्योरेबल है, लेकिन दवाइयों से पूरी तरीके से कंट्रोल हो सकता है। सर अब जानना चाह रहे हैं कि नी रिप्लेसमेंट के बाद सर्जरी की कब जरूरत पड़ती है? नी रिप्लेसमेंट खुद में एक सर्जरी है। देखिए, अब जैसा कि मैंने बताया कि मरीज हमारे पास ये घुटने के स्टेजेस में लेकर आता है, तो ये तो हो गया नॉर्मल घुटना, ये हो गया अर्ली, ये हो गया मॉडरेट, ये हो गया एडवांस्ड आर्थराइटिस। हम लोग जनरली सर्जरी प्रिस्क्राइब करते हैं इस कंडीशन में, जब घुटना पूरी तरीके से खराब हो गया हो, जाम हो गया हो और आसपास में एक्स्ट्रा हड्डियां बनने लग जाती हैं। इस कंडीशन में हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये हड्डी से हड्डी अगर रगड़ खाएगा तो दर्द तो होगा, मरीज का चलना फिरना सब मुश्किल हो जाता है। ऐसे में क्या होता है, मरीज फिर बेड रिडन होने लग जाता है। बेड रिडन होने के कारण उसको और तमाम तरीके की बीमारियां होने लग जाती हैं, जैसे हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस वगैरह होने लग जाता है, खून की नसें जाम होने लग जाती हैं। तो मरीज धीरे धीरे करके वो मतलब खराब होने लग जाता है। तो हमारा एम क्या है, मरीज को दोबारा से वो चाल देना। अब ये जॉइंट दोबारा बनेगा तो नहीं, शरीर बना सकता नहीं है, तो हमें यही करना होता है कि ये जो खराब हो गया है इसको हम क्लीन कर देते हैं, छील देते हैं। बेसिकली नी रिप्लेसमेंट लोग कहते हैं, लेकिन ये नी रीसर्फेसिंग है। बस सतह को चेंज किया जाता है, ये पूरी हड्डी नहीं काटी जाती है। पूरी हड्डी मैं तब काटता हूं जब मुझे बोन कैंसर के लिए ये पूरा हिस्सा ही हटाना होता है, तो मैं उसे कह सकता हूं कि वो रिप्लेसमेंट है। ये बेसिकली एक रीसर्फेसिंग सर्जरी है, इसमें कि ये सतह को छीलने के बाद यहाँ पे सीमेंट के थ्रू मेटल का इम्प्लांट, जो कि सरफेस वाला इम्प्लांट होता है, वो लगा देते हैं और इसको दोबारा से रिड्यूस कर देते हैं जॉइंट को, तो फिर वो मोबिलिटी भी आ जाती है। और क्योंकि अब जो सतह हो गया है वो मेटल ऑन पॉलीइथिलीन का सरफेस हो जाता है, तो उसमें पेन के फाइबर्स होते नहीं है, तो दर्द नहीं होता है और मोबिलिटी भी अच्छी हो जाती है। और जो टेढ़ापन आया रहता है वो भी हम लोग अलाइनमेंट करेक्ट करके ही जॉइंट को बैठाते हैं, तो पैर भी सीधा हो जाता है। सर ये जानना चाह रहे थे कि ऑस्टियोपोरोसिस होता है ऐसे, तो वो क्या कुछ होता है और इससे कैसे मतलब इसको रोका जा सकता है? ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली बोन के वीक होने की बीमारी है। एक पर्टिकुलर एज के बाद हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं। जैसे हड्डियों में दो तरीके के प्रोसेस चलते हैं, एक होता है एनाबोलिज्म, एक होता है कैटाबोलिज्म। एक अगर नॉर्मल हड्डी की बात करें, नॉर्मल इंसान की हड्डी की, तो ये दोनों प्रोसेसेस बैलेंस में होता है। एनाबोलिज्म मतलब हड्डी का बनना, कैटाबोलिज्म मतलब हड्डी का टूटना। तो ये एक चक्र चलता रहता है, जिससे कि एक हेल्दी हड्डी कभी टूटती भी है और पुरानी वाली हड्डी टूटने लग जाती है और नई हड्डी बन जाती है। तो ये बैलेंस में रहता है, तो हड्डी का डेंसिटी मेंटेन रहता है। लेकिन जहां इस बैलेंस में कोई चेंज आया, जैसे कि अगर कैटाबोलिज्म बढ़ गया, तब भी हड्डी कमजोर होने लग जाएगी। कैटाबोलिज्म मतलब हड्डी के खाने वाले जो सेल्स है वो बढ़ गए, वो हड्डी को खोखला करने लगे, तो हड्डी कमजोर हो जाएगी, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। अगर हड्डी का बनना अगर कम हो गया, तो भी कैटाबोलिज्म हावी हो जाएगा और हड्डी कमजोर हो जाएगी। जैसे मैं ये डायग्राम में आपको दिखा सकता हूँ, ये होगी नॉर्मल हड्डी, ये आप देख रहे होंगे एकदम ही मजबूत लग रही है, और ये होगी ऑस्टियोपोरोटिक हड्डी, जिसमें कि गड्ढे दिख रहे हैं, कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो ये हड्डी देख के भी कमजोर लग रही है। अब एक ऐसा समय आता है कि हड्डी इतनी कमजोर हो जाती है कि मरीज का चलते चलते छोटे मोटे इंजरी से ऐसा फ्रैक्चर हो जाता है। ये ओल्ड एज के फ्रैक्चर्स होते हैं। तो अगर इस स्टेज में मरीज आया तब तो ऑपरेशन ही करना है, लेकिन अगर हमारे पास इस स्टेज में भी आ जाता है तो फिर हम दवाइयों से इस ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर ऐसे में देखा जाता है कि सर बुजुर्गों में गिरने के कारण जो है वो टूटने का खतरा ज्यादा आता है, ये उसका प्राइमरी कॉज ये ऑस्टियोपोरोसिस ही है। वही है ना सर। हाँ। अब सर बच्चों के लिए अगर बात करें तो उसके कैल्शियम के लिए क्या कुछ बताना चाहेंगे ताकि उसका हड्डी मजबूत हो, ऐसा लोग बात करते हैं। बच्चों में आजकल विटामिन डी और कैल्शियम की कमी बहुत कॉमनली देखी जा रही है, क्योंकि उसका प्राइम कॉज है उनके मदर्स में ही विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। मदर्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो जो इन्फेंट को वो फीड कराएगी मिल्क से, उस मिल्क में ही विटामिन डी की कमी होगी और कैल्शियम की कमी होगी।
तो वो एक चक्र चलता जाएगा और फाइनली देखिएगा तो बच्चे में विटामिन डी की कमी हो जाएगी और वो रिकेट्स होने लगेगा। तो उस चीज को सुधारने के लिए आप विटामिन डी के लेवल्स करा सकते हैं। एक और मार्कर होता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज, वो भी देख सकते हैं। अगर वो बढ़ा होगा तब भी समझिए कि विटामिन डी की कमी चल रही है। तो ये दोनों चीजें कराइए कैसे, आपको हड्डी के डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, वही आपको ये प्रिस्क्राइब करेंगे। ये सब चीजें तो प्रिस्क्राइब करके ही आप करा सकते हैं। अगर छात्रों की बात करें तो सर जो आजकल के दौर में देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा टाइम मोबाइल पे दे रहे हैं या फिर जो है सिस्टम पर बैठकर काम कर रहे हैं या साथ में जो है लाइब्रेरी में जाकर बैठ रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं जो है रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा पेन होता है और कहीं कहीं मुड़ जाता है। तो क्या उसका इलाज सर्जरी या फिर उस चीज को कैसे रिकवरी फिर से कर सकते हैं सर? नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर रीढ़ की हड्डी में हल्का फुल्का खिंचाव आ जाए तो सर्जरी तो कुछ नहीं करेगा। समस्या में है। वो एक आम समस्या है। आजकल तो बहुत कॉमन चीज है कि भाई लोग जिम जाते हैं उससे भी खिंचाव हो जाता है, बैठ के पढ़ाई करते हैं, कमर झुका के पढ़ाई करते हैं उससे कमर में दर्द हो जाता है। बेसिकली मैक्सिमम केसेस में वो मांसपेशी रिलेटेड होता है कि ज्यादा देर आप झुक के बैठिए तो मांसपेशी जो है वो अपने प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के लिए कड़ी हो जाती है, उसको स्पैज्म कहते हैं। जैसे कि जो रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी दिखने लगती है एक्सरे में, तो उस कंडीशन में आपको बस थोड़ा बहुत मसल रिलैक्सेंट वगैरह देना होता है और बेस्ट इलाज है उसमें फिजियोथेरेपी। अब फिजियोथेरेपी हम लोग अभी टेक्निकल टर्म बोल देते हैं, लेकिन अगर आप देखिए तो हमारे पुराने जमाने से भुजंग आसन और सूर्य नमस्कार चलता आया है। बेसिकली जो उसमें स्पाइन एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस कराते हैं ये वही सूर्य नमस्कार और भुजंग आसन है। तो उससे अगर आप वो चीज में ट्रेंड नहीं है तो फिजियोथेरेपिस्ट होता है जो आपको इस चीज की ट्रेनिंग देता है, आपको प्रमोट कराता है कि भाई आप ये चीज करिए। और साथ में कुछ जैसे हमेशा दवाइयों से इलाज लेना ठीक नहीं है। कई बार होता है कि मरीज को किडनी की समस्या है तो आप उसको पेन किलर नहीं दे सकते, तो लोकल थेरेपी जैसे शॉर्ट वेव डायथेरेपी और जो करंट थेरेपी होती है इंटरफ्रेंशियल करंट थेरेपी, वो सब लगा के भी मसल को रिलैक्स करते हैं लोकली। तो वो एक खुद में एक बहुत मतलब अच्छी टेक्निक है, जिससे मरीज को दवाई भी नहीं खाना है और मरीज अपने आप ठीक भी हो जाता है। अगर बात करें एक्सीडेंट में बात करें तो उसमें जब किसी पर्सन का एक्सीडेंट होता है तो उसमें किस सिचुएशन में जो है सर्जरी कराना जरूरी पड़ जाता है? देखिए, अगर एज अ सर्जन आप मेरे से पूछिएगा तो ऑर्थोपेडिक्स किताब में दो तरीके की इंडिकेशन दी हुई रहती है सर्जरी के लिए। एक होता है एब्सोल्यूट इंडिकेशन, एक होता है रिलेटिव इंडिकेशन। एब्सोल्यूट मतलब कि आपको सर्जरी करना ही करना है, नहीं तो ये हड्डी नहीं जुड़ेगी, ये ठीक नहीं होगा। फिर होता है रिलेटिव इंडिकेशन कि मरीज को जल्दी चीजों में लौटना है, जल्दी एक्टिविटी के लिए जाना है या उसका दर्द कम करना है। प्लास्टर लगाएगा तो बहुत स्लो होगा या जाम होने की समस्या हो सकती है, तो उस कंडीशन में वो रिलेटिव इंडिकेशन हो गया। अब एब्सोल्यूट इंडिकेशन अगर आप मेरे से पूछिएगा तो जैसे ये कुल्हे की हड्डी ले लीजिए, अगर ये यहां से टूट गई है, नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर है, तो इसमें ये कभी भी नहीं जुड़ेगा। इस कंडीशन में अगर तो आदमी जवान है, अगर तो उम्र 55 के नीचे है, कुछ किताबें 60 के नीचे भी कहती हैं, लेकिन कई जगह आर्टिकल्स में मिला है कि 55 के नीचे वालों में ही बस फिक्सेशन काम करता है, तो उसमें हम स्क्रू डाल के या फिर प्लेट और स्क्रू डाल के फिक्स करते हैं। और अगर यही चीज थोड़े ओल्ड एज के मरीज हैं तो उसमें हम लोगों को बॉल बदलना पड़ता है, जो आपने सुना होगा कि जॉइंट बदलना पड़ा या बॉल बदलना पड़ा। तो ये एक तरीके का एब्सोल्यूट इंडिकेशन है कि इसमें कुछ ना कुछ तो करना ही है। लेकिन अब उसमें भी अगर आप आए तो अगर मान लीजिए कि ये एक क्लेविकल का फ्रैक्चर है, ये जो कॉलर बोन टूटता है, तो इसमें किताबें कहती हैं कि अगर हल्का भी कांटेक्ट है, अगर हल्की भी हड्डी सटी हुई है तो ये हड्डी जुड़ जाएगी, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये बेल्ट लगाइए, क्लेविकल ब्रेस आता है या फिगर ऑफ 8 बैंडेज होता है, ये बस लगा दीजिए और ये हड्डी जुड़ जाएगी, इसमें ज्यादा कुछ छेड़ना नहीं होता है। लेकिन अगर इसमें भी कुछ इंडिकेशन है, जो इस कोने का फ्रैक्चर है या फिर ये नीचे वाले लिगामेंट्स टूट के एकदम बाहर की तरफ आ गया है तब, या फिर अगर चमड़ी खुल गई है, कंपाउंड इंजरी है, ब्लीड कर रहा है, तब आपको ऑपरेशन करना है। नहीं तो ये ऑब्वियसली ये रिलेटिव इंडिकेशन है। रिलेटिव इंडिकेशन ऑलमोस्ट हर फ्रैक्चर में ऑपरेट करने को कहता है। अगर रीढ़ का फ्रैक्चर है, आप अगर मरीज को तुरंत से चलना है, उसको मान लीजिए कहीं जाना है, वो ऐसा काम कर रहा है जो कि वो बेड रेस्ट नहीं ले सकता है, थोड़ा बहुत उसको काम करना ही पड़ेगा, ऑफिस का हो या कुछ भी हो, तो उसको ऑपरेट करवाना
पड़ता है। सर हड्डियों से जुड़ी तमाम जो भी जॉइंट का दर्द का ऐसा है तो वो किस तरह का गलतियां करते हैं कि मतलब डॉक्टर से ना मिलते हुए घरेलू उपचार करते हैं वो? देखिए अब जैसे यही है, जैसे मैंने बताया ये एब्सोल्यूट इंडिकेशन है फ्रैक्चर का, तो उसमें अगर आपने घरेलू उपाय या फिर झोला छाप के पास चले गए तो वो तो खराब होगा ही होगा। वहां हड्डी, जैसे एक बहुत कॉमन हड्डी होती है स्कैफोइड बोन होती है रिस्ट की, अगर ये टूट गई तो ये कभी नहीं जुड़ेगी। ये अगर प्रॉक्सिमल पोल एक एरिया होता है, इसमें अगर वहां से टूटी है तो उसमें स्क्रू डालना ही पड़ेगा। अगर आपने स्क्रू नहीं डाला तो ये नहीं जुड़ेगी। और नहीं जुड़ेगी तो सिर्फ उससे प्रॉब्लम नहीं है, वो क्या होगा कि वो धीरे धीरे वो हड्डी गल जाएगी और पूरे रिस्ट का आर्थराइटिस हो जाएगा, ये पूरा जाम हो जाएगा, बाद में पूरी हड्डी को जाम करना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत पेनफुल हो जाता है। अब ऐसे में क्या होता है कि ये लगता है कि यार ये तो बहुत छोटी सी हड्डी है, इसको तो इग्नोर कर सकते हैं, इसके लिए बस प्लास्टर लगा दिया है या कुछ नहीं, बस सिकाई मड़वा दिया, कुछ भी कर दिया, तो फिर खराब हो जाता है। ऑर्थोपेडिक से जुड़ी समस्याएं जो है वो यहाँ पर आकर के लोग इलाज करा सके, बेहतर इलाज हो सके सर। ये हमारा जो हॉस्पिटल है मौर्य सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग के गेट नंबर 1 के सामने A/13 सचिवालय कॉलोनी में पड़ता है। और ये बहुत पहले से ही एक फेमस जगह रहा है। मौर्य अल्ट्रासाउंड एंड MRI सेंटर पिछले 30 सालों से चल रहा है।